हेलो स्टूडेंट्स। ब्रिटिश सत्ता की राजधानी बंगाल, खासकर कलकत्ता थी और सारी राजनीति का केंद्र भी बंगाल ही बनता जा रहा था, क्योंकि यहाँ शिक्षा और बुद्धिजीवी वर्ग और कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण यहाँ राजनीतिक चेतना बहुत बढ़ गई थी। विश्वविद्यालय, स्कूल्स और बहुत तरह के संगठन सत्ता के विरुद्ध अपनी बातें रख रहे थे। आंदोलन हो रहा था, पूरा शहर आंदोलनरत था, क्योंकि यहाँ राजनीतिक चेतना अधिक थी और यहाँ सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी बहुत अधिक हुए थे। इस कारण से यहाँ के जो बढ़ती राजनीतिक चेतना और आक्रामकता से तत्कालीन गवर्नर जनरल कर्जन काफ़ी खफा था। कर्जन चाहता था कि ऐसी राजनीतिक बैठकें और आंदोलन और तमाम तरह की चीज़ें बंद हों। इसी कारण से कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करना चाहा। कहा कि चूँकि अभी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल आज है वो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है वो बिहार भारत में है। इस तरह से पूरे बंगाल को अगर विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा कि बहुत सी जनता जो है राजनीतिक रूप से अपना अलग स्वरूप लेगी और बंगाल और दोनों के दो हैं जो वहाँ आपस में जो राजनीतिक चेतना थी उसका बंटवारा होगा। क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, इस कारण से मुसलमान और हिंदू को लड़ाना भी एक उनकी योजना थी। इस तरह से बंगाल को अलग करने की योजना बनाई और इन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इस तरह बंगाल का जो पूर्वी बंगाल था वो असम के साथ जोड़कर एक अलग प्रांत बनाया गया और पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलकर एक अलग प्रांत बना। इन दोनों प्रांतों को अलग कर दिया गया। वैसे असम 1874 से ही बंगाल से अलग रखा गया था, लेकिन विभाजन के बाद आसाम को भी जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ चटगांव, ढाका और भी राजशाही, ये 3 जिलों को उससे पूर्वी बंगाल से जोड़ा गया और राजधानी बनाई गई पूर्वी बंगाल की ढाका। इस तरह से बांटने का जो स्वरूप था यह कलकत्ता के बंगालियों और वहाँ की सांस्कृतिक चेतना को बहुत बड़ा ठेस लगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण सभी जगह का जो आर्थिक केंद्र था वो कलकत्ता था और यहाँ के कलकत्ता के सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम थे और तमाम तरह से संसाधन कलकत्ता जुट रहे थे। इससे अलग होने से बंगालियों को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने को कहीं न कहीं बटा हुआ महसूस कर रहे थे। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कलकत्ता में एक बड़े राजनीतिक हंगामे को खड़ा कर दिया। कारण ये था कि बंगाल अब राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त हो चुका था, इसलिए इसका भी सशक्त विरोध शुरू होता है। और फिर 7 अगस्त को वहाँ के टाउन हॉल में वहाँ के तमाम बुद्धिजीवी, अश्विनी कुमार दत्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सतीश चंद्र जैसे कई जो विद्वान थे, जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, राजनीतिक चिंतक थे, वो टाउन हॉल में 7 अगस्त को जमा होते हैं। काफ़ी खचाखच भीड़, छोटे से हॉल में इतने लोग कि सभी लोग बस आक्रामक थे कि कर्जन ने ऐसा क्यों किया। कर्जन कहता रहा कि मैं प्रशासनिक सुविधा के लिए किया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी एक बड़ी प्रेसिडेंसी कह रहा था, तो इससे प्रशासन में सुविधा होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन। जबकि ये सभी जानते थे कि यह एक तरह से बंगालियों को उनकी सांस्कृतिक स्वरूप को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। 7 अगस्त को इस बैठक में बहिष्कार और स्वदेशी के विचार को अपनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार, यही स्वदेशी आंदोलन जो यहाँ से शुरू होता है, बंगाल विभाजन से शुरू होता है, यह स्वदेशी आंदोलन बाद में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस की भी एक बड़ी ताकत बनती है। स्वदेशी इसलिए कि अगर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होगा तो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो यहाँ आयातित सामान और जो विदेशी सामान हैं
उससे जो आर्थिक ताकत मिल रही है, उससे जो उसको संसाधन में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे जो फ़ायदा हो रहा है, उसकी आर्थिक कमजोरी, आर्थिक रूप से ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर किया जाए, यह उद्देश्य था। और बहिष्कार भी इसी से, बहिष्कार होगा तभी स्वदेशी अपना सकेंगे। और उसके बाद स्वदेशी से जो स्वदेश के लघु कुटीर उद्योग हैं और उनका जो उत्पादन या फिर उनकी जो इकाइयां हैं वो फलेंगे फूलेंगी और भारतीय का औद्योगिक विकास होगा, यह भी एक उद्देश्य था। और यह स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इसी बंगाल विभाजन की उपज थी। इसके बाद घोषणा तो हो गई थी 19 जुलाई को ही, लेकिन इसको लागू किया गया अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल को विभाजित कर दिया गया। वहाँ से वह अपना काम शुरू कर देता है। 16 अक्टूबर को ही एक यहाँ के बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने रक्षाबंधन पर्व मनाने की सोची कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के लोग अलग हो ही नहीं सकते हैं, और दोनों के लोगों ने आपस में रक्षाबंधन का पर्व मनाया और उस दिन पूरे बंगाल में शोक मनाया गया। इस तरह से यह बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का एक सशक्त उदाहरण बनता गया। कांग्रेस इस समय तक इस आंदोलन को बस देख रही थी। कारण इसका था कि स्वदेशी और बहिष्कार कांग्रेस नहीं चाहती थी। इसी का परिणाम था कि 1905 के बाद से कांग्रेस के बहुत बड़े नेता तिलक कांग्रेस के इन्हीं दबी हुई नीतियों के विरोध में 1906 में सामने आते हैं और 7 में यह इतना आक्रामक हो जाता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसी बंगाल आंदोलन में, बंगाल के इस विभाजन के आंदोलन में कांग्रेस के चुप रहने से कांग्रेस का विभाजन होता है। क्योंकि ये कांग्रेस के जो आक्रामक नेता थे, वो चाहते थे कि बंगाल में जो हो रहा है, जो वहाँ स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, उसमें कांग्रेस खुलकर साथ दे और इसको एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन बनाए। लेकिन जो अधिकांश नेता इसमें शामिल नहीं होना चाहते रहे। बावजूद इसके 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया जाता है। और फिर 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है, नौरोजी साहब इसको बाजप्ता अपनी अधिघोषणा में, कांग्रेस की अधिघोषणा में शामिल करना पड़ता है स्वदेशी का। यह स्वदेशी अब स्वदेश के रूप में सामने आने लगा था। इसी तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस आंदोलन के बारे में कहा कि यह जो हमारे ऊपर है, यह एक बहुत बड़ा घातक है। और इन्होंने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला। तो ये हमार सोनार बांग्ला का जो गीत था, यह बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर का बहुत लोकप्रिय हुआ, जो बाद में 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो ये अमार सोनार बांग्ला वहाँ का राष्ट्रीय गीत है। अभी ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही गीतांजलि इसी समय लिखा और कविताओं का संकलन गीतांजलि, बाद में 1913 के आसपास इसी गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज़ भी मिला, साहित्य का नोबेल भी मिला। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर इस स्वदेशी आंदोलन में बहुत आक्रामक थे। उधर गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बंगाल विभाजन को अंग्रेज़ों की निर्मम भूल कहा कि यह एक निर्मम भूल साबित होगी ब्रिटिशों के लिए। लेकिन इधर बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, खासकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि यह विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान गिरा है। इस तरह से सभी बहुत ही बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे बहुत खफा थे इस विभाजन से। लेकिन ब्रिटिश सत्ता भी आक्रामक थी, खासकर कर्जन। सभी विश्वविद्यालय और स्कूलों में जो इस तरह के आंदोलन का गढ़ माना जाता था, वहाँ जो विद्यार्थी थे, जो प्रबुद्ध विद्यार्थी थे, वो इस आंदोलन को रिमोट कर रहे थे। कहा कि अगर ये विश्वविद्यालय और स्कूल्स, कॉलेज अगर इस आंदोलन में शामिल होगा तो उसको जो अनुदान दिया जाता है, शिक्षा अनुदान, वो बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह से 1905 के इसी बंगाल विभाजन के समय कराईकल एक सर्कुलर पास किया गया
और यह करिकुलर सर्कुलर इस शिक्षा अनुदानों को बंद करने के लिए था। इससे और भी लोग खफा हो गए, लेकिन आंदोलन रुक नहीं रहा था। स्वदेशी अपनाने की होड़ मची हुई थी। इधर कुछ जैसे अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति बनाई, जो समिति एक कारगर ढंग से इस आंदोलन को चला रही थी। उधर सतीश चंद्र नाम के व्यक्ति ने डॉन सोसाइटी बनाई, वह भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें जो पूर्वी बंगाल के किसान थे और जो मुसलमान थे वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। उनको लग रहा था कि पूर्वी बंगाल के बनने से उनको फ़ायदा होगा, कारण कि इससे जो कलकत्ता के जो बंगाली हैं और जो ज़मींदार हैं उससे मुक्ति मिलेगी और ढाका हम एक नए रूप में इसको विकसित करेंगे और मुसलमानों की जो अपनी अस्मिता है, जो उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को एक पृथक स्वरूप मिलेगा। इस तरह से मुसलमान और किसान इस आंदोलन से अलग रह रहे थे, लेकिन विद्यार्थी और बुद्धिजीवी काफ़ी शामिल थे इसमें। यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरी छाप छोड़ता है और इससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर जो नए उस पूर्वी बंगाल के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उन्होंने बैकफील्ड फुल्लर साहब मुसलमानों को इतना भा रहे थे, तो उन्होंने इस लेफ्टिनेंट गवर्नर जी फुल्लर जी ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को एक चहेती पत्नी के रूप में घोषित करते हैं। इसी तरह से कई इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं। स्वदेशी आंदोलन को इतना तूल पकड़ता है कि पूरा बंगाल जो राजनीतिक रूप से एक सशक्त स्वरूप ले लेता है। महात्मा गांधी बाद में, जब महात्मा गांधी भारत में अपनी राजनीतिक राजनीतिक यात्रा शुरू करते हैं 1915 के बाद से, तब जाके गांधी जी को कहते हैं कि भारत का वास्तविक राजनीतिक चेतना का जो स्वरूप सामने आता है वह बंगाल विभाजन और उसके स्वदेशी आंदोलन से ही उपज रहा है। इस तरह से कर्जन का यह जो बंगाल विभाजन की नीति थी, यह सचमुच में भारत में राजनीतिक चेतना को एक स्वरूप देने और एक कारगर ढंग से आगे के राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा देते हैं। और यह बंगाल विभाजन जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता चला गया। इस तरह से आप बंगाल विभाजन और उसकी घटनाओं को बार बार देखें, उसको समझने की कोशिश करें, पढ़ें, और जो भी आपको दिक्कत हो आप मेरे इस YouTube पर कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं। अच्छा लगे और बेहतर लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी करें। बाकी अगला चैप्टर अगला दिन मैं इससे जुड़े हुए और सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा।